क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में नरेंद्र कोहली का निधन हो गया। वे कौन थे? रेलवे स्टेशनों पर या रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा की गई डॉल्फिन जनगणना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा यह डॉल्फिन जनगणना की गई और उनके संदर्भ में यहां 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो उनके संदर्भ में सही विकल्प है डॉल्फिन की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉल्फिन की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। और हमारे लिए यह बहुत ही खुशखबरी मानी जा सकती है, क्योंकि जो डॉल्फिन की आबादी है वो पूरे विश्व में कम है और अवैध तरीके से शिकार भी किया जाता है। तो हाल ही में यह डॉल्फिन की जनसंख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखो, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा डॉल्फिन जनगणना से संबंधित अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जिसके अनुसार डॉल्फिन की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। तो यह हमें याद रखना है कि डॉल्फिन की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। और चिल्का जो ओडिशा तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी? चिल्का। इमेज में आप देखिए, डॉल्फिन इन चिल्का लेक ओडिशा। तो यह चिल्का ओडिशा तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डेटा के अनुसार चिल्का झील में डॉल्फिन की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी कि 2021 में 2 गुनी हो गई है। जी हां दोस्तों, डॉल्फिन की जो आबादी है वो 2 गुनी हो गई है। और डॉल्फिन गणना के दौरान इसकी 3 प्रजातियां, तो डॉल्फिन की 3 प्रजातियों के नाम क्या है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। एक है इरावदी डॉल्फिन, कौन सी? इरावदी डॉल्फिन। दूसरी है बॉटल नोज डॉल्फिन। तीसरी है हम्पबैक डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन, बॉटल नोज डॉल्फिन और हम्पबैक डॉल्फिन, यह डॉल्फिन की 3 प्रजातियां और इसकी कुल संख्या 544 दर्ज की गई है। कितनी? 544। जबकि वर्ष 2019-20 में इनकी कुल संख्या 233 थी। कितनी? सिर्फ 233 थी, यानी कि 2 गुनी दर्ज की गई है। और इरावदी डॉल्फिन की बात करें, सबसे पहले इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो इरावदी डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। इसी की वजह से यह इरावदी डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। और हम्पबैक डॉल्फिन हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका से भारत तक पाई जाती है। तो हमें यह भी याद रखना है कि हम्पबैक डॉल्फिन कहां पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक पाई जाती है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। और चिल्का झील की बात करें तो ओडिशा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। क्या है? समुद्री झील। और यहां आप मैप में देखिए, यह है हमारा इंडिया और इंडिया में यहां पर है ओडिशा। ओडिशा को हमने जूम किया तो इसी तरह का आपको मैप दिखेगा। तो यह है ओडिशा और ओडिशा में यहां पर है यह चिल्का लेक। तो वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। क्या? भारत का पहला आर्द्र भूमि नामित किया गया था चिल्का लेक को। और चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है। तो चिल्का लेक में प्रमुख आकर्षण क्या है? इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। कहां पर? सातपाड़ा द्वीप के पास। और दोस्तों इसी तरह
हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंजाब का कौन सा गांव 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला गांव बना? जी हां दोस्तों, बहुत ही एक अच्छी खबर आ रही है कि पंजाब का एक गांव 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला पंजाब राज्य का गांव बन गया है और इस गांव का नाम है साफूवाला। क्या? साफूवाला। और यदि आप पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि साफूवाला गांव को 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला गांव घोषित किया गया है। कौन सा गांव? साफूवाला। लेकिन साफूवाला गांव पंजाब राज्य के किस जिले में स्थित है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए, मोगा जिले में। किस जिले में? मोगा जिले में। मोगा जिले का गांव साफूवाला संपूर्ण टीकाकरण कराने वाला पंजाब का पहला गांव बन गया है और यहां के सभी लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है। वहीं आसपास के गांव वालों को ही वे इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यह बात जानकर पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा भी कर दी। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांव साफूवाला के लोगों की प्रशंसा करते हुए गांव की पंचायत को विशेष ग्रांट जारी करने का ऐलान किया। विशेष ग्रांट पैकेज दिया जाएगा, यह बात कही है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और साफूवाला की पंचायत का उचित सम्मान किया जाएगा और ग्रांट के रूप में पंचायत को विशेष मान भत्ता भेंट किया जाएगा। यह बात कही है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। और जब पंजाब की बेसिक इंफॉर्मेशन की बात आती है तो पंजाब की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन आज पंजाब के बारे में कुछ नया सीख ले, सही है ना? तो देखो, ऋग्वेद के अनुसार पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब को लाहौर सूबा, क्या? लाहौर सूबा के नाम से जाना जाता था और पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और भी मैं आगे बताना चाहूंगा, पंजाब राज्य को भारत देश का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि जो विदेशी हमलावरों को भारत में पहुंचने के लिए सबसे पहले पंजाब राज्य से ही होकर गुजरना पड़ता है और इसीलिए भारत देश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है पंजाब राज्य को। और पंजाब का भांगड़ा नृत्य, इमेज में आप देख सकते हैं, पंजाब का भांगड़ा नृत्य सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। बाप रे, आज ही है 19 अप्रैल, यानी कि आज ही हम मना रहे हैं वर्ल्ड लिवर डे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। लेकिन विश्व यकृत दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और यकृत का शरीर में क्या महत्व है? इमेज में आप देख सकते हैं, हमारा शरीर का एक पार्ट है यह यकृत। तो हमारे शरीर में यकृत का क्या महत्व है? यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जो कुछ भी हम खाते हैं वह यकृत के माध्यम से गुजरता है और यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है। तो इसी तरह के कार्य हमारा यह लिवर है हमारे शरीर में करता है। और हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, शराब और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां ही मौत होने का 10वां सबसे बड़ा सामान्य कारण है। क्या? भारत में यह लीवर की जो बीमारी है वो मौत होने का 10वां सबसे बड़ा सामान्य कारण है। और जब यहाँ इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की बात आती है तो हमने अप्रैल में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए उनको यहाँ हम सीक्वेंस में आपके सामने रख रहे हैं। तो आप याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, 1 अप्रैल को
ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि ओडिशा के स्थापना दिवस को क्या कहा जाता है? उत्कल दिवस। और 1 अप्रैल को ही अप्रैल फुल डे यानी कि मूर्ख दिवस मनाया गया, और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। और उसके बाद आया 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, क्या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। उसके बाद आया 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आया 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना दिवस है। कौन सी तारीख? 4 अप्रैल। और 4 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और दूसरा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। उसके बाद 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, किसकी याद में मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। और 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती मनाई गई, यानी कि ज्योतिबा फुले हमारे भारत देश के एक जाने माने समाज सुधारक। उसके बाद आया 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को 3 महत्वपूर्ण डे आए, एक सामाजिक समरसता दिवस, यानी कि हमारे BR अंबेडकर की जन्म जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही नेशनल फायर सर्विस डे मनाया गया। और 14 अप्रैल को ही विश्व चग्गास दिवस मनाया गया। और 15 अप्रैल को हमने हिमाचल दिवस मनाया। और यह सभी इंपॉर्टेंट डे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस भी मनाया गया। उसके बाद आया 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया। और 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया। और आज है 19 अप्रैल और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड लिवर डे। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने खंजर युद्ध अभ्यास किसके साथ आयोजित किया? भारत देश ने खंजर नामक एक युद्ध अभ्यास हाल ही में आयोजित किया है किर्गिस्तान के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किर्गिस्तान। और मेजबान किर्गिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? बिश्केक। बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन किया गया। तो यह युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण है जिसका नाम है खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। और 2011 में पहली बार शुरू किए गए 2 सप्ताह तक चलने वाले विशेष ऑपरेशन में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र, पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीमिज्म अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और आगे मैं बात करूं तो जब किर्गिस्तान के साथ हमने यह खंजर नामक एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया है, तो आप मैप में देखिए कि यह किर्गिस्तान है कहां पर? तो यहां पर है हमारा इंडिया, और यहां से आगे बढ़ते हुए यहां पर चाइना, यहां पर पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान और यहां पर है दोस्तों किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है बिश्केक। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति है सदीर जापारोव, इमेज में आप देख सकते हैं। और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। क्या? किर्गिस्तानी सोम किर्गिस्तान की करेंसी। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अधिग्रहण किया है नॉन्स का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन्स। माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे पहले एक और भी, जिसे हम लिंक्ड इन कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड इन का भी अधिग्रहण किया था। और यह दूसरी बड़ी कंपनी है जिसका अधिग्रहण कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड इन के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। टेक दिग्गज ने AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स को $19.7 बिलियन में खरीदा है,
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने नॉन्स को कितने रुपये में खरीदा है, कितने डॉलर में? 19.7 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है। और 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को 26 बिलियन डॉलर में खरीदा था। और इस कदम से माइक्रोसॉफ्ट को क्या फायदा होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट को आवाज पहचानने में मदद मिलेगी और यह स्वास्थ्य देखभाल बाजार में भी तेजी लाएगा। और नॉन्स क्या है? तो नॉन्स अपने ड्रैगन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। तो यह ड्रैगन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है नॉन्स, जो गहरी सीख का उपयोग करके भाषण को स्थानांतरित करने में मदद करता है। और जब अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला, इमेज में आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रेडमंड में। ओके, और जब अधिग्रहण कर लिया है नॉन्स का, तो नॉन्स के वर्तमान सीईओ कौन है? मार्क डी बेंजामिन। नॉन्स का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। और नॉन्स की स्थापना कब हुई? नॉन्स की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1992 में हुई। छठा क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की घोषणा कब की थी? हाल ही में सुर्खियों में आई है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, क्योंकि उनके जो प्रशिक्षक है या तो छात्र है, उनकी एक हाल ही में वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की घोषणा कब की थी? वर्ष 2014 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हाल ही में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, क्या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश भर में पूर्व छात्रों की बैठक आयोजित की गई। और यह पूर्व छात्रों की बैठक इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 में अंत्योदय दिवस पर इसकी घोषणा की थी। तो हमें यह भी याद रख लेना चाहिए कि अंत्योदय दिवस किस महानुभाव की याद में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना का उद्देश्य क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना, साथ साथ रोजगार के अवसर की तलाश करने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना। इन दो उद्देश्य हेतु यह दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना लॉन्च की गई है। और पूर्व छात्र बैठकें दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इस योजना में गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर विशिष्ट रूप से केंद्रित है। तो किस आयु वर्ग के लिए यह केंद्रित है, तो यह भी याद रख लो, 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर विशिष्ट रूप से यह योजना केंद्रित है। और जब जिस महानुभाव की याद में यह योजना का नाम रखा गया है, तो इस महानुभाव जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन 11 फरवरी 1968 में हुआ। तो उनके याद में यह अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 25 सितंबर को देश के राष्ट्रवादी आंदोलन के महान विचारकों और दार्शनिकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। और अंत्योदय शब्द का अर्थ क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। क्या? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान अंत्योदय का अर्थ होता है। और इस दिन का उद्देश्य अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति तक पहुंच स्थापित करना है। आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, कल ही हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया और वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में हमारा यह स्थान भी शामिल है। भारत के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इसमें एक है यह कालका शिमला रेलवे मार्ग। तो इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था। तो दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में हमें सोचना है कि कालका शिमला रेल मार्ग नैरो गेज लाइन है, यह बिल्कुल सही है।
और 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ यह कालका शिमला रेलवे मार्ग की बात करते हैं। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग 118 साल का हो गया है। कितने साल हो गए हैं? 118 साल। और 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई? 9 नवंबर 1903। और 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। और 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 18 स्टेशन है। और 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। और आगे बात करो तो इस मार्ग में आने वाले 103 सुरंगें आकर्षण का केंद्र है। 103 सुरंग आएगी। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और कालका शिमला रेल लाइन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे लाइन को कब शामिल किया है? जुलाई 2008 में। और कालका शिमला रेल लाइन बॉलीवुड के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, क्योंकि बहुत से फिल्मों या तो गानों की शूटिंग इस रेलवे लाइन पर होती है। जैसा कि 1974 में सुपरहिट फिल्म दोस्त का गाना गाड़ी बुला रही है इसी मार्ग पर फिल्माया गया था। 8वां क्वेश्चन, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा का नाम है? एक क्रिकेटर की आत्मकथा मई 2021 में लॉन्च की जाने वाली है। और इस क्रिकेटर का नाम है सुरेश रैना। क्या? सुरेश रैना की यह ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और इस किताब की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा मई 2021 में रिलीज के लिए तैयार है, यानी कि रिलीज होने वाली है मई 2021 में। और यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा सहलिखित है। इमेज में आप देख सकते हैं भरत सुंदरसन द्वारा यह सहलिखित पुस्तक। और यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। किसके द्वारा? पेंगुइन इंडिया द्वारा इस किताब का प्रकाशन किया जाएगा। इस पुस्तक में सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़त और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाज बनने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताएंगे इस ऑटोबायोग्राफी में। 9वां क्वेश्चन, रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपये का जुर्माना लगेगा? हाल ही में हमारी भारत सरकार ने एक ऐलान किया है कि यदि आप रेलवे स्टेशन पर या रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनते हैं तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 500 रुपया। रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यह कदम क्यों उठाया गया है हम सबको पता है। कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। और जब भी रेलवे की बात आती है तो आज मैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के रेल मार्ग कौन कौन से आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। और रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिन पहले ही यानी कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया गया। और भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। और विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। यह विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वजन उठाकर विश्व और एशियाई कीर्तिमान किसने रचा?
हमारे भारत देश की एक जानी मानी वेट लिफ्टर जिसका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया विश्व और एशियाई कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीराबाई चानू। इमेज में आप देख सकते हैं। तो स्नैच के बाद उनकी पूरी स्टोरी में आपके सामने रख रहा हो कि स्नैच के बाद मीरा को क्लीन एंड जर्क की 3 लिफ्ट उठाने के लिए 10 मिनट का ब्रेक मिला। यही कोच विजय ने मीरा को प्रोत्साहित किया और कहा अब क्लीन एंड जर्क में ही नहीं चुकना है, जो तुमने प्रैक्टिस में किया है उसे यहां जस का तस उतार कर दिखाना है। और बाद में मीराबाई चानू ने यही कहा कि कोच आप जो कहते हैं वही होगा। तो मीरा ने ठीक वही किया और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वजन उठाकर विश्व और एशियाई कीर्तिमान रच डाला। तो आपको एक और क्वेश्चन भी याद रख लेना चाहिए कि यह एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? ताशकंद में। और इंडियन वेट लिफ्टिंग संघ के महासचिव कौन है? सहदेव यादव। इंडियन वेट लिफ्टिंग संघ के महासचिव कौन? सहदेव यादव। 11वां क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमने इस साइंटिस्ट को याद क्यों किया? क्योंकि 18 अप्रैल को अल्बर्ट आइंस्टीन का निर्वाण दिवस मनाया गया। वे सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, और यह समीकरण कौन सा? E=mc² के लिए जाने जाते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमें यह याद रख लेना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और आइंस्टीन ने लगभग 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। और 1955 में 18 अप्रैल को इस महान वैज्ञानिक ने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। और इसीलिए दोस्तों कल ही 18 अप्रैल को अल्बर्ट आइंस्टाइन का निर्वाण दिवस मनाया गया। इसीलिए हमने यह क्वेश्चन को याद किया है। और आइंस्टाइन के बारे में आगे बताऊं तो 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और हिटलर ने आइंस्टीन को मारने पर $5000 का इनाम भी रखा था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र कोहली का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने साहित्यकार थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहित्यकार। साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने उपन्यास, व्यंग्य, नाटक, कहानी के अलावा संस्मरण, निबंध जैसी सभी विधाओं में लगभग 100 पुस्तकें लिखी। उन्होंने महाभारत की कथा को अपने उपन्यास महासमर के 8 खंडों में समाहित किया। और संपूर्ण राम कथा को उन्होंने 4 खंडों में 1800 पन्नों के वृहद उपन्यास में पेश किया। और नरेंद्र कोहली को शलाका सम्मान, साहित्य भूषण, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, साहित्य सम्मान तथा पद्मश्री सहित दर्जनों पुरस्कार मिले हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति एवं हमारे प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र कोहली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और यहाँ उनका एक फेमस कोट है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। और नरेंद्र कोहली लिखते हैं कि मुझे तेंदुलकर न बन पाने का अफसोस नहीं, मुझे तेंदुलकर न बन पाने का अफसोस नहीं, मैं जानता हूं तेंदुलकर कभी नरेंद्र कोहली नहीं बन सकते। वेरी नाइस थॉट। ऐसे एक जाने माने लेखक जिसका हाल ही में 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ई वीजा कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? भारत सरकार द्वारा ई वीजा 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 श्रेणी। और ई वीजा वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? पहले तो हम ई वीजा के बारे में जान लेते हैं। ई वीजा प्रणाली की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। और ई वीजा 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। एक पर्यटन, दूसरा व्यवसाय, तीसरा सम्मेलन, चौथा चिकित्सा और 5वां चिकित्सकीय परिचर्या। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 156 देशों से चिकित्सीय परिचर्याओं सहित
चिकित्सा कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा यानी कि ई वीजा सुविधा बहाल कर दी है। लेकिन याद रख लो कि अभी पर्यटकों के लिए ई वीजा बहाल नहीं किया गया है, पर्यटकों के लिए ई वीजा बहाल नहीं किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, और आपको तो आंसर में ही पता चल गया था कि विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रति वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन बाद में क्वेश्चन में मैंने आपको थीम वाला क्वेश्चन पूछा था कि यह 31वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि एडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं, यह वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जिसकी थीम 2021 में रखी गई है, एडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। और इसका सही आंसर दिया है दिव्या काथड़। उन्होंने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021 की थीम के बारे में बताया। तो पटेल उर्वशी ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताया है, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और इसकी थीम का भी जिक्र किया। पारगी अनिल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है खुशबू पटेल, राकेश गामित और मेघा परमार। मेघा परमार ने सीबीआई का फुल फॉर्म लिखा है, क्योंकि मैंने कल वीडियो में बीच में पूछा था कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का पूर्ण स्वरूप। और वासण सुरेश भाई, आरजे हंसा और वाला संजय, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही द डिसाइपल किस भाषा की फिल्म है। इमेज आपके सामने है। द डिसाइपल नामक फिल्म जो हाल ही में सुर्खियों में है, तो यह किस भाषा की फिल्म है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और द डिसाइपल फिल्म का निर्देशन किसने किया है वो भी आपको याद है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके। और आज का वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।